नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्योति गौतम, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में कल जो हमने पढ़ा था सोशल ग्रुप, उसी के आगे को कंटिन्यू करेंगे। सामाजिक समूह। सामाजिक समूह किसे कहते हैं ये हम समझ चुके हैं और इसकी विशेषताओं के बारे में भी जान चुके हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति आपस में अंतःक्रिया करते हैं, सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, तो सामाजिक समूह का निर्माण होता है। यह करना है। तो समाज में कई तरह के समूह पाए जाते हैं। इनका वर्गीकरण किया गया है, इनको कई सारे भागों में, कई सारे प्रकारों में बांटा गया है। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे समूहों का वर्गीकरण। किस किस आधार पे समूहों को वर्गीकृत किया गया है, किन किन इकाइयों, किन किन प्रकारों में इनको बांटा गया है। तो कुछ प्रकारों का अध्ययन हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सदस्यों की संख्या के आधार पर छोटे समूह, बड़े समूह। नाम से ही हमें पता चल रहा है कि समूहों को सदस्यों की संख्या के आधार पर बांटा गया है। कुछ समूह छोटे होते हैं, कुछ समूह बड़े होते हैं। आकार के आधार पर इनको बात कर सकते हैं। जॉर्ज सीमेल, जॉनसन, होमन्स ने छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना है। छोटे समूह जिसमें सदस्यों की संख्या कम होती है और बड़े समूह जिसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तो छोटे समूह के माध्यम से ही समाज में व्यक्तियों के संबंध में विश्वसनीय जानकारी मिलती है। छोटे समूह छोटे होते हैं आकार में, अधिकांश लोग एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं। इसीलिए जॉनसन, जॉर्ज सीमेल और होमन्स के द्वारा छोटे समूहों को समाज के आधार के रूप में महत्वपूर्ण माना गया है। बड़े समूह बड़े आकार के होते हैं, इसमें सदस्यों की संख्या अधिक होती है। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर मैकाइवर एवं पेज ने राष्ट्र एवं प्रांत जैसे बड़े समूहों का उल्लेख किया है। तो सदस्यों की संख्या के आधार पर समूहों का वर्गीकरण छोटे समूह और बड़े समूह के रूप में किया गया है। वर्गीकरण का दूसरा आधार है स्थायित्व के आधार पर। स्थायित्व के आधार पर भी समूहों को स्थायी, अस्थायी समूहों में बांटा गया है। स्थायी समूह जो लंबे समय तक बने रहते हैं और अस्थायी समूह जिनका निर्माण किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए होता है और आवश्यकता पूर्ति होने के पश्चात वह अपने आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। हमारे परिवार, नातेदारी समूह, शिक्षण संस्थाएं, यह स्थिर समूहों, स्थायी समूहों की श्रेणी में आते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक बने रहते हैं। भीड़, श्रोता समूह अस्थायी समूह की श्रेणी में आते हैं। कुछ हम किसी को सुनने जाते हैं तो हम श्रोता समूह की श्रेणी में होते हैं। कार्यक्रम समाप्ति के पश्चात श्रोता समूह अपने आप ही इधर उधर तितर बितर हो जाता है और समाप्त हो जाता है। तो स्थायित्व के आधार पे भी स्थायी समूह, अस्थायी समूह का ग्रुप माना जाता है। बॉटमोर ने इन दोनों के बीच में एक विशेष समूह, अर्ध समूह या आभासी समूह की अवधारणा भी दी है। हम की भावना के आधार पर समूहों को हम की भावना के आधार पर भी दो ग्रुप में बांटा गया है, अंतः समूह और बाह्य समूह। तो जिस ग्रुप से हम की भावना के आधार पर जुड़े होते हैं, जैसे हमारा परिवार, हमारा विद्यालय, वे हमारे अंतः समूह होते हैं। और जिस ग्रुप से हम की भावना नहीं होती, वे समूह, इनको वे समूह भी कहा जाता है। बाह्य समूह की नाम से बाह्य समूह के आधार पर जोड़े जाते, समझे जाते हैं। अंतः समूह और बाह्य समूह एक दूसरे की विपरीत विशेषताओं वाले न होकर हम और वे की भावनाओं पर आधारित होते हैं। इन दोनों समूहों में सापेक्ष दृष्टि से महत्व पाया जाता है। स्वयं का राष्ट्र हमारे लिए अंतः समूह है और अन्य राष्ट्र हमारे लिए बाह्य समूह है। तो जिस ग्रुप से हम से जुड़े होते हैं, हम की भावना के आधार पर जुड़े होते हैं, वे अंतः समूह होते हैं। उनका आकार छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। समूहों का अगला वर्गीकरण प्रकार्यात्मक आधार पर किया गया है। प्रकार्यात्मक आधार पर व्यक्तियों की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु
भिन्न भिन्न प्रकार के समूह बनाए जाते हैं। व्यक्ति की शैक्षणिक आवश्यकता, व्यावसायिक गतिविधियों के लिए, राजनीतिक, बौद्धिक, कलात्मक एवं मनोरंजनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अलग अलग समूहों का निर्माण किया जाता है। गिडिंग्स तथा गिलिन और गिलिन नामक विद्वानों ने इन समूहों को ऐच्छिक और अनैच्छिक समूहों के रूप में भी समझाया है। प्रकार्यात्मक समूह सामाजिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समाज के विकास में, समाज में परिवर्तन लाने में और समाज की बहुत महत्वपूर्ण मुद्दों में इन प्रकार्यात्मक समूहों का विशेष महत्व होता है। समूहों का अगला वर्गीकरण संदर्भ समूह के रूप में किया गया है, जिसका आधार है आकांक्षा के आधार पर। उस समूह को संदर्भ समूह माना जाता है जिसका कोई व्यक्ति सदस्य तो नहीं है, लेकिन सदस्य बनने की आकांक्षा रखता है। यह आकांक्षा उसकी मनोवृत्तियों, मूल्यांकन और व्यवहार को प्रभावित करती है। इसकी भी विभिन्न समाजशास्त्रियों द्वारा समय समय पर परिभाषा दी गई है। एक परिभाषा हम यहाँ ले रहे हैं शेरिफ एवं शेरिफ के अनुसार, संदर्भ समूह वे समूह है जिसमें व्यक्ति अपने को समूह के सदस्य के रूप में संबंधित करता है और मनोवैज्ञानिक रूप से संबंधित होने की आकांक्षा रखता है। संदर्भ समूह का इस रूप में भी हम समझ सकते हैं कि जैसे हम टीचर बनना चाहते हैं या हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो उससे पहले जो हम ट्रेनिंग लेते हैं और अपने व्यवहार में उन चीज़ों को लाने लगते हैं जो हमें बनना होता है, वह हमारा संदर्भ समूह होता है। और इससे हमारे अंदर, हमारी पर्सनैलिटी में बहुत सारे आरंभ हो जाते हैं। सामाजिक समूह को सामाजिक संबंधों के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया है। प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। प्राथमिक समूह की अवधारणा चार्ल्स कुले के द्वारा दी गई थी और द्वितीयक समूह, जो प्राथमिक समूह नहीं है, वे द्वितीयक समूह होते हैं। तो अब हम प्राथमिक समूह मेजर रूप में प्राथमिक समूह क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है और इस अवधारणा को किसने दी। पहले चार्ल्स कुले द्वारा ही यह अवधारणा दी गई थी। इन्होंने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में 1909 में प्राथमिक समूह की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। चार्ल्स कुले लिखते हैं, प्राथमिक समूह से मेरा तात्पर्य ऐसे समूहों से है जिनके विशेषता आमने सामने के घनिष्ठ संबंध और सहयोग है। अर्थात प्राथमिक समूहों में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है और आपस में सहयोग की भावना पाई जाती है। यह घनिष्ठता और सहयोग ही प्राथमिक समूह के महत्वपूर्ण। अगली परिभाषा लुंडबर्ग के द्वारा। लुंडबर्ग कहते हैं, प्राथमिक समूह का तात्पर्य दो या दो से अधिक ऐसे व्यक्तियों से है जो घनिष्ठ, सहभागी और व्यक्तिगत ढंग से एक दूसरे से व्यवहार करते हैं। अर्थात प्राथमिक समूह में व्यक्तिगता भी एक गुण है, जिसमें व्यक्ति आपस में एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं और पर्सनली व्यवहार करते हैं। तो ये परिभाषा ये बता रही है कि प्राथमिक समूह एक तो छोटा होता है जिसमें घनिष्ठता पाई जाती है और व्यक्ति आपस में हैं। इसके कुछ उदाहरण कुले ने प्राथमिक समूह में परिवार, क्रीड़ा समूह और पड़ोस को माना था। हमारा परिवार जिसमें हमें घनिष्ठता होती है, सहभागिता होती है और व्यक्तिगत रूप से हम एक दूसरे को जानते हैं। हमारा पड़ोस और हमारा क्रीड़ा समूह जिसके साथ हम खेलते हैं। मैकाइवर एवं पेज ने परिवार, क्रीड़ा समूह, मित्र मंडली, गपशप समूह, साझेदारी, स्थानीय भाईचारा, अध्ययन समूह, गैंग, जनजाति परिषद आदि को इस प्राथमिक समूह की श्रेणी में रखा है। अब हम जानेंगे कि प्राथमिक समूह की विशेषताएं क्या है। प्राथमिक समूह एक ऐसा समूह है जिसमें हम घनिष्ठता, सहभागिता और अपनापन महसूस करते हैं। तो इसकी किंग्सले डेविस ने
प्राथमिक समूह के निर्माण के लिए 3 आवश्यक भौतिक दशाओं का उल्लेख किया है कि यह होने पर ही प्राथमिक समूह का निर्माण हो सकता है। सबसे पहली है शारीरिक समीपता। प्राथमिक समूह के लिए प्रोफेसर डेविस शारीरिक समीपता को महत्व देते हैं ताकि व्यक्तियों में घनिष्ठ संबंध स्थापित हो सके। व्यक्ति एक दूसरे के साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पढ़ते हैं, बातचीत करते हैं, तो उनमें विचारों और भावनाओं का सरलता से आदान प्रदान होता है और उनमें संबंध गहरे बनते हैं। शारीरिक निकटता प्राथमिक समूहों के निर्माण का अवसर प्रदान करती है और एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है घनिष्ठता लाने में। सेकंड है समूह का लघु आकार। समूह जितना छोटा होता है, सदस्यों में आपस में निकटता और घनिष्ठता भी उतनी ही अधिक होती है। ज़्यादा बड़े समूह में परस्पर अंतःक्रिया होना थोड़ा मुश्किल होता है, अतः समूह का लघु आकार भी प्राथमिक समूहों के निर्माण के लिए भौतिक दशा उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट है संबंधों की अवधि। हम जितना ज़्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताते हैं, उतनी ही घनिष्ठता हमारे अंदर, हमारे ग्रुप में डेवलप होती है। तो संबंधों की अवधि भी इसमें बहुत महत्वपूर्ण है कि प्राथमिक समूहों में आपस में घनिष्ठता होने के लिए आवश्यक है संबंध लगातार बने रहे, संबंधों में लंबी अवधि तक विचारों का आदान प्रदान होता रहे। तो हमने देखा, डेविस ने लिखा है भौतिक निकटता, छोटा आकार और लंबी अवधि घनिष्ठ संबंध के लिए, घनिष्ठ संबंधों के विकास के लिए अत्यधिक अनुकूल परिस्थितियां हैं और इन्हीं से प्राथमिक समूहों का निर्माण। इसके अतिरिक्त प्राथमिक समूह की कुछ और विशेषताओं का भी उल्लेख किया गया है। फर्स्ट है उद्देश्यों की समानता। प्राथमिक समूहों में सदस्यों की इच्छाएं, प्रवृत्तियां लगभग समान होती है, तो उनके उद्देश्य भी समान होते हैं। वे सभी अपने समूह के विकास के बारे में सोचते हैं और वे सभी मिलकर प्रयास करते हैं कि हमारा समूह सबसे श्रेष्ठ हो जाए। तो प्राथमिक समूह में उद्देश्यों की समानता एक बड़ी विशेषता है। नेक्स्ट है संबंध स्वयं साध्य होते हैं, अर्थात प्राथमिक समूह में संबंध किसी उद्देश्य पूर्ति के रूप में नहीं बनाए जाते, बल्कि यह संबंध अपने आप में ही लक्ष्य होते हैं, साध्य होते हैं। प्राथमिक संबंधों में इतनी घनिष्ठता पाई जाती है कि प्रत्येक व्यक्ति उस संबंध को बनाए रखता है और समूह में रहना पसंद करता है। नेक्स्ट है संबंध वैयक्तिक होते हैं। प्राथमिक समूहों में पाए जाने वाले संबंध वैयक्तिक प्रकार के होते हैं। इससे तात्पर्य है कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति की अन्य लोगों में व्यक्तियों के रूप में रुचि होती है। सब आपस में एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे के विकास में भागीदार बनते हैं और सहयोग करते हैं। इसलिए यहाँ संबंध वैयक्तिक होते हैं, पर्सनल होते हैं। संबंध संपूर्ण होते हैं। प्राथमिक संबंध में संपूर्णता का गुण पाया जाता है। यह केवल व्यक्ति के किसी एक पक्ष से संबंधित नहीं होते, बल्कि पूरे जीवन काल से पूरी संपूर्णता के साथ में संबंध बनाए जाते हैं। जैसे हम किसी शिक्षण संस्था में जाते हैं तो वो केवल हमारी शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करता है, लेकिन जब हम परिवार में रहते हैं तो परिवार हमारी सभी तरह की आवश्यकताओं की और हर प्रकार से हमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में संपूर्णता प्रदान करता है। तो प्राथमिक समूह में संबंध संपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है संबंध का स्वतः विकास। प्राथमिक संबंध स्वतः स्वाभाविक रूप से बनते हैं, इसमें किसी का दबाव नहीं होता। जैसे किसी को मित्र बनाने के लिए या किसी से और भी आंतरिक संबंध स्थापित करने के लिए कोई प्रेशर नहीं डालता है, बल्कि स्वतः ही हम एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं। इसलिए प्राथमिक संबंध स्वतः विकसित होते हैं। नेक्स्ट है प्राथमिक संबंधों की नियंत्रण शक्ति। संबंधों की संपूर्णता और घनिष्ठता के कारण प्राथमिक संबंधों में नियंत्रण शक्ति भी पाई जाती है।
हम कोई भी कार्य करने से इसलिए गलत कार्य करने से इसलिए डरते हैं या नहीं करते हैं क्योंकि हम पर हमारे परिवार का नियंत्रण रहता है, हमारे मित्र समूह का नियंत्रण रहता है। तो हम कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहते हैं जिससे हमारे परिवार या मित्रों की बदनामी हो। तो प्राथमिक संबंध नियंत्रण शक्ति के करते हैं। तो जब हमने देखा ये सारे गुण प्राथमिक समूहों के होते हैं, तो इसी वजह से प्राथमिक समूह का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यह हमें संपूर्णता प्रदान करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं और हम में एक ऐसी भावना का विकास करते हैं जो हमारा ओवरऑल डेवलपमेंट करती है। तो आगे हम पढ़ेंगे प्राथमिक समूह का महत्व। गुणों का विकास। प्राथमिक समूहों के द्वारा व्यक्ति में गुणों का विकास किया जाता है। जन्म होते ही बच्चा अपने परिवार में रहता है, फिर अपने मित्रों, पड़ोसियों और बाद में अन्य लोगों के संपर्क में आता है। तो सबसे ज़्यादा गुणों के विकास की जो भूमिका है परिवार के द्वारा अदा की जाती है। प्राथमिक समूहों का यह महत्वपूर्ण रोल है कि व्यक्ति के गुणों का इससे विकास किया जाता है। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक सुरक्षा। प्राथमिक समूहों के द्वारा सदस्यों को मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। उसे कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित किया जाता है और कहा जाता है कि हम हैं, तुम चिंता नहीं करो, कोई भी कार्य करो, कोई भी कदम अच्छे से सोच विचार कर उठाओ और हम तुम्हें मानसिक रूप से हर प्रकार से सहयोग करने के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट है मनोरंजन प्रदान करता है। प्राथमिक समूहों के द्वारा ऐसा वातावरण बनाया जाता है जहां व्यक्ति का स्वस्थ मनोरंजन हो पाता है। तो प्राथमिक समूह मनोरंजन के लिए भी भूमिका अदा करते हैं। नेक्स्ट, सामाजिक प्रतिमानों के पालन एवं नियंत्रण में योगदान। नेक्स्ट है व्यक्ति की कार्यक्षमता। व्यक्ति एवं समाज के बीच की कड़ी, व्यक्तित्व निर्माण में योग, पशु प्रवृत्तियों का मानवीकरण, आंतरिक संतोष प्रदान करना और सांस्कृतिक संचार, ये सभी महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं या इसको ये कहा जा सकता है ये सारे गुण हैं जो प्राथमिक समूहों के द्वारा व्यक्ति में डाल दिए जाते हैं, जिससे व्यक्ति प्राथमिक समूहों से मनोवैज्ञानिक रूप से और मानसिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है। व्यक्ति और समाज की बीच की कड़ी के रूप में भी प्राथमिक समूह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं और व्यक्तित्व के निर्माण समूहों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसी कारण से प्राथमिक समूहों को प्राथमिक समूह कहा जाता है, क्योंकि यह समाजीकरण में भी, क्योंकि बालक जब पैदा होता है सबसे पहले वह किसी परिवार का अंग बनता है और वह परिवार ही उसे समाज में मूल्यवान व्यक्ति के रूप में उसके व्यक्तित्व का निर्माण करता है। इसी कारण और इसी गुणों और महत्व के कारण प्राथमिक समूह को प्राथमिक कहा जाता है। पर चूंकि इतनी सारी विशेषताएं, इतने सारे गुण और महत्व हम जान चुके हैं, तो कुछ दोष भी प्राथमिक समूहों में पाए जाते हैं। प्राथमिक समूह के अपकार्य हम देखते हैं और कोजर और रोजनबर्ग ने भी बताया है कि ये समूह भाई भतीजावाद, पक्षपात और धन के एकत्रीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। सार्वजनिक जीवन में लोग अपने रिश्तेदारों, मित्रों और परिचितों को लाभ पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इससे कभी कभी भ्रष्टाचार को भी प्रोत्साहन मिलता है। तो यह प्राथमिक समूह के अपकार्य के रूप में जाने जा सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं कि समूहों को कई आधार पर वर्गीकृत किया गया है और संबंधों के आधार पर दो प्रकार के समूह हैं, प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह। चार्ल्स कुले ने सबसे पहले प्राथमिक समूह की अवधारणा दी, जिसमें घनिष्ठता, शारीरिक समीपता और छोटा आकार मुख्य विशेषता के रूप में किंग्सले डेविस ने बताया। हमारे भारतीय संस्कृति में परिवार का, हमारे पड़ोसियों का, मित्रों का बहुत महत्व है और यही है जो हमें प्राथमिक समूह के रूप में देखने को मिलते हैं, जहां हम खुलकर अपने जीवन की सभी
गहराइयों को, सभी बातों को शेयर करते हैं और ये हमें मनोवैज्ञानिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। थैंक यू वेरी मच।